Okay, so welcome everyone to the post-contest discussion of Starters 74. So Vishnu, you can start presenting your screen and explaining the solution of odd even binary string. Okay, so is my screen visible? Yeah. Okay भैया, so in इस प्रॉब्लम में शेफ के पास एक एरे था n लेंथ का और हर एक एलिमेंट 1 से n के बीच में ही रहेगा. सो हम उसने एक और एरे कंस्ट्रक्ट किया उसी एरे ए से, जिसमें वो अगर b ऑफ i मीन्स अगर कि i का फ्रीक्वेंसी ऑड है तो वो 1 रखेगा, अगर i का फ्रीक्वेंसी इवन है तो वो उसमें 0 पुट करेगा. सो इन दिस वे लाइक अगर b ऑफ i इन इंडेक्स b एरे बी का इंडेक्स आई पे अगर ith एरे ए में ith एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी ऑड है तो 1 रहेगा, और अगर ith एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी इवन है तो 0 रहेगा. तो इस वे में उसने बी क्रिएट कर लिया. लाइक फॉर एग्जांपल अगर एरे ए 1 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 दो बार आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इवन है, तो इसीलिए बी ऑफ 1 0 है. बी ऑफ 2 एक बार आ रहा है इसलिए बी ऑफ 2 1 है. 3 एक बार आ रहा है इसलिए बी ऑफ 3 1 है, और 4 0 बार आ रहा है विच इज इवन, इसलिए यहाँ पे 0 है. तो इस वे में उसने बी क्रिएट कर लिया, बट वो हमें सिर्फ बी दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि क्या इस उस बी के लिए एक वैलिड ए फॉर्म हो सकता है कि नहीं. तो मैंने ऐसे किया कि इंट्यूटिवली अगर हम देखें तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि जब तक ये हमें इवन मिलते जा रहा है, लाइक अगर 0 मिल रहा है तो किसी की फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो वो भी इवन है. तो मैं जब तक 0 मिल रहा है शुरुआत में मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, और जैसे ही मुझे कोई एक ऑड एलिमेंट मतलब जिसकी 1 मिल जाता है तो मैं मान के चलता हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, क्योंकि ऑड इवन ऐसे करके लास्ट एलिमेंट में बैलेंस हो ही जाएगा. तो अगर लास्ट एलिमेंट पे बैलेंस हो पा रहा है तो वो यस होगा, नहीं हो पा रहा है तो नो होगा. तो इसको करने के लिए मैंने सिंपल किया कि जैसे ही मुझे एक भी 1 मिल जाता है तो मैं n माइनस माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मतलब अगर n मेरा टोटल एलिमेंट्स है और हर बार जितने बार मुझे 1 मिल रहा है तो मैं n को माइनस माइनस कर रहा हूँ. तो इसका मतलब अगर कोई इवन फ्रीक्वेंसी वाला है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो है एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है. और कोई ऑड फ्रीक्वेंसी वाला आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है. तो इसीलिए मैं हर बार n को माइनस माइनस करते जा रहा हूँ जितनी बार मुझे कोई ऑड फ्रीक्वेंसी वाला मिलता है. और बस लास्ट एलिमेंट के लिए ये चेक कर रहा हूँ कि क्या लास्ट एलिमेंट 1 है और जो n जितना भी मेरे पास बचा है वो ऑड है तो यस करूँगा, या फिर अगर लास्ट फ्रीक्वेंसी वाला 0 है और n जितना भी बचा है मेरे पास वो भी इवन है तो मैं यस करूँगा, एल्स मैं नो करूँगा. तो इस वे में ये हो जाएगा. किसी ने कोई कुछ सिंपल लगाया हो तो बता सकता है. नहीं ठीक है, प्रॉब्लम बी पे मूव करते हैं. ठीक है. सो अगर एलसीएम नेक्स्ट प्रॉब्लम है एलसीएम हेट्स जीसीडी. ओके, सो शेफ के पास दो इंटीजर थे ए एंड बी, और शेफ वांट्स टू फाइंड मिनिमम ऑफ एलसीएम ऑफ ए कॉमा एक्स माइनस जीसीडी ऑफ बी कॉमा एक्स. ए और बी गिवन है हमारे पास और हमें कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स सेलेक्ट करना है सच दैट ये एक्सप्रेशन एलसीएम ऑफ ए कॉमा एक्स माइनस जीसीडी ऑफ बी कॉमा एक्स हमें मिनिमम मिनिमम फाइंड करना है इसका. सो इस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है. तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करना चाहूँगा और इस पार्ट को मैक्सिमाइज करना चाहूँगा, अगर इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो. सो अगर मेरे पास गिवन है एलसीएम ऑफ ए कॉमा एक्स, मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ. नेट ही नहीं, चलो यहीं पे एक बार देख लेते हैं. सो अगर मेरे पास ए और बी गिवन है तो ए को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि उसमें एक कॉमन पार्ट होगा ए और बी में जी इंटू समथिंग के 1, एंड मैं बी को कह सकता हूँ जी इंटू के 2. सो जो इसमें जी होगा वो क्या होगा, ए और बी का जीसीडी होगा. तो अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट देखूं
which is LCM of a, x. So LCM of a, x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? अगर मैं फाइंड करूं LCM of a, x, it will be at least a, मतलब a तो होगा ही होगा LCM, उससे इंक्रीज हम कर सकते हैं क्योंकि किसी भी दो चीजों का LCM होता है उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए वो। तो अगर a का कोई भी मल्टीपल होगा वो एटलीस्ट a तो होगा ही होगा। तो इसीलिए LCM ऑफ a, x को हम एटलीस्ट a तो होगा ही। सेम वे अगर मैं x को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अगर a में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं फैक्टर्स हैं, वही सेलेक्ट करूँगा, तो ये LCM ऑफ a ही रहेगा। लेकिन अगर x में कुछ एक ऐसा फैक्टर रहेगा जो a में नहीं है, तो ये LCM ऑफ a जो f होने वाला था, लेट्स से f हो जाता है ये, या फिर a ही हो जाता है। अगर एक x में एक ऐसा फैक्टर है जो a में नहीं है, तो वो हो जाएगा a, लेट्स सपोज़ f है वो फैक्टर, तो a इंटू f हो जाएगा वो। और सेम वे अगर मैं x में एक ऐसा फैक्टर है जो a में नहीं है, तो जीसीडी ऑफ b, x क्या हो सकता है? जीसीडी ऑफ b, x, अगर जीसीडी ऑफ b, x की बात करूँ तो वो अ, इन दोनों का g है मेरे पास, तो g होगा। या फिर अगर क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्टर f ले लिया है, तो वो g इंटू f हो सकता है। तो इस केस में जो पहले मेरे पास आंसर था वो a माइनस बी था, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जा रहा है a माइनस बी। तो अगर मैं एलसीएम को a बना पाऊँ और जीसीडी को इस केस में अगर मैं जीसीडी को अगर b, x ले रहा हूँ, a अगर हाँ, जीसीडी को अगर मैं g ही बना पा रहा हूँ, तो मेरे को मिनिमम आंसर मिलेगा। अगर x में एक ऐसा फैक्टर जोड़ दूँ कि एलसीएम ऑफ a, x बढ़ जाता है, तो जीसीडी में भी वो, तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा f, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कुछ भी एक ऐसा x सेलेक्ट करूँ सच दैट एलसीएम ऑफ a, x वही रह जाए। तो मैं a सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं a और b का जीसीडी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने जो सॉल्यूशन लिखा उसमें मैंने x को जीसीडी ऑफ a, b सेलेक्ट किया है। हम a भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस केस में, तो आंसर सेम आएगा। तो फाइनली मैंने g को जीसीडी ऑफ a, सेलेक्ट किया और फाइनली जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया था वो मैंने प्रिंट कर दिया। ओके, सो आई थिंक हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट वाले में। प्रॉब्लम सी पे move करते हैं। प्रखर तुम प्रॉब्लम सी एक्सप्लेन कर सकते हो? मिनिमल इन्वर्जन। Yeah, I'm sharing my screen. Okay, is it visible? हाँ, विजिबल है। Okay, so मिनिमम इन्वर्जन ये प्रॉब्लम था। इसमें लाइक करना क्या था कि इसमें हम लोग को एक सब एरे चूज करना है जिसका रेंज एल इंडेक्स से आर इंडेक्स तक होगा और उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को इंक्रीज कर देना है 1 से। तो कह रहा है कि उनके अंदर जो इन्वर्जन्स बचेंगे वो इनिशियल इन्वर्जन से कम होने चाहिए, उसको मिनिमाइज कर देना है इन्वर्जन्स को। तो इसको कैसे अप्रोच किया? पहला ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अरे एग्जांपल ले लूँ, ये एग्जांपल अगर मैंने ले लिया, तो पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि हम लोग को जो सब एरे है वो हमेशा एकदम आखिर से शुरू करना पड़ेगा, लाइक ऐसे, मतलब वो एक सफिक्स सब एरे होना चाहिए कि एकदम लास्ट एलिमेंट ले लिया, लास्ट के 2 ले लिए, लास्ट के 3 ले लिए, ऐसा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर सब एरे बीच में लिया, अज्यूम करते हैं सब एरे ऐसा ले लिया 2, 3 और 1, जो कि इंडेक्स 1 से इंडेक्स 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3 तक है। तो अगर सब एरे हम लोगों ने ऐसा ले लिया, तो इन्वर्जन की डेफिनेशन होती है कि किसी एलिमेंट के आगे अगर छोटा एलिमेंट आ जा रहा है तो इन्वर्जन काउंट 1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर ये बीच के एलिमेंट्स को हम लोगों ने 1 से बढ़ा दिया, तो इसके आगे के जो एलिमेंट बचेंगे उन पे तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो अगर ये बीच के एलिमेंट ऑलरेडी उनसे बड़े होंगे तो उनको और एक बड़ा कर देने से इन्वर्जन काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे ये चीज हो जा रही है।
और दूसरी चीज क्या हो जा रही है कि इसके अंदर अगर कहीं कुछ इन्वर्जन हो रहा होगा, और अब क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स को उस सब एरे के अंदर एक से इंक्रीज कर दिया गया है, तो अगेन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अंदर भी इन्वर्जन काउंट में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर आएगा तो केवल जो इस सब एरे के बाईं ओर एलिमेंट होंगे लेफ्ट साइड में, उन पे आएगा। तो इट इज मोर लॉजिकल टू टेक दिस सब एरे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब ये ले लिया या फिर लास्ट के 2 एलिमेंट ले लिया, लास्ट के 3 एलिमेंट ले लिया, ऐसा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या था कि हर एलिमेंट 2 तरीके से इन्वर्जन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या तो वो खुद या तो उसके पीछे लेफ्ट साइड में कोई बड़ा एलिमेंट होगा तो वो इस पे क्योंकि ये उस एलिमेंट से छोटा होगा तो इसलिए इन्वर्जन काउंट इंक्रीज करेगा, या इस एलिमेंट के आगे राइट साइड में कोई इससे छोटा एलिमेंट होगा तो इन्वर्जन काउंट इंक्रीज करेगा। तो सारे एलिमेंट के लिए इन दोनों कंट्रीब्यूशन से वैल्यू लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 को देखेंगे तो इसके पीछे तो कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है इससे, तो 4 लेफ्ट हैंड साइड से 0 कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन इसके आगे 3 इससे छोटे एलिमेंट हैं, तो ये 3 राइट हैंड साइड से कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्वर्जन में। 2 के लिए देखेंगे तो इसके पीछे 4 है जो कि बड़ा एलिमेंट है इससे, और इसके आगे 1 है जो कि इससे छोटा एलिमेंट है, तो पीछे ये 1 का कंट्रीब्यूशन इसको मिल रहा है इन्वर्जन में, और आगे ये 1 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है इन्वर्जन में। सेम वी टॉक अबाउट 3, तो इसके पीछे भी 1 आता है, तो ये इस तरह से आगे कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और आगे इसके क्योंकि इसके 1 आ रहा है तो वहां से इसको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। और 1 के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 3 0। 1 के पीछे 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि 1 से बड़े हैं, तो मतलब कि वो वहां से इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसके आगे कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं है तो इसको कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, और 5 के लिए 0 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हैं और मान लीजिए कि ये जो 5 एलिमेंट है, ये जो 5th है, मतलब इसकी वैल्यू 5 है, इसको बढ़ा देते हैं 1 से, तो क्या होगा? अब क्योंकि एक ही मतलब बाय 1 हम लोग बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट से बढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू 5 होगी, इस जगह पे किसी एलिमेंट की वैल्यू अगर 5 होगी, और अब क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू 6 कर दी है, तो नहीं ऐसे नहीं करते हैं इसको, ऐसे समझते हैं कि अगर मैंने इस एलिमेंट की वैल्यू बढ़ा दी 1 से 5 से 6 कर दिया, तो पीछे क्या असर पड़ेगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे किसी एलिमेंट की वैल्यू 5 होगी, तो 5 के आगे तो अगर यहाँ पीछे किसी एलिमेंट की वैल्यू मान लीजिए 6 होगी, अब मैंने 5 से इसकी वैल्यू 6 कर दी, तो वो 6 इस पे पहले कंट्रीब्यूशन दे रहा था, लेकिन अब क्योंकि इसकी वैल्यू 1 बढ़ चुकी है, तो इसका वो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। और कितने से कम होगा? पीछे जितने भी 6 होंगे उतने से कम हो जाएगा। मतलब कि जो लेफ्ट वाला कंट्रीब्यूशन वाला हिस्सा है, इसकी वैल्यू कम होगी बाय बाय व्हाट अमाउंट? बाय द नंबर ऑफ 6 प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस 5। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं इस सब एरे की बात करूं, 5 वाले सब एरे की बात करूं, तो इसको बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी 6 नहीं है, तो ये 0 का 0 ही रह जाएगा। और राइट हैंड साइड वाला फैक्टर कब चेंज होगा? ये तब चेंज होगा जब, तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं 1 पे आता हूँ। अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्लेन किया, अब मैं 1 पे आता हूँ। अब लाइक 5 और 1 ये दोनों सबसेट में ले लिए मैंने। अब इन दोनों की वैल्यू अगर मैं 1 से इंक्रीज करता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 6। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फैक्टर है ये कैसे चेंज होगा? मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में, एक के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी काउंट ऑफ 2 होंगे, वो जो है कि अपना जो इन्वर्जन का इफेक्ट शो कर रहे होंगे उतने से घट जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला फैक्टर। तो एक के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एक बार आ रहा है तो 3 - 1 2 हो जाएगा इधर। इसको 1 से 2 बढ़ा देने पर इससे जो राइट हैंड साइड में इफेक्ट पड़ रहा है इन्वर्जन पे, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लाइक ये 1 है, अब इससे छोटा जो एलिमेंट होगा अज्यूम करते हैं 0 होगा, तो इस ये जैसे 1 है, अब इसके राइट हैंड साइड में अगर कोई और 1 प्रेजेंट होगा, तो इस चीज को 1 से 2 कर देने पर वो भी इन्वर्जन के इफेक्ट में आने लग जाएगा क्योंकि ये 2 हो गया और बाकी सब तो 1 ही रह गए। तो हम लोग राइट हैंड साइड में जितने भी 1s होंगे उनका काउंट मेंटेन करेंगे, और वो जो है कि यहाँ पे इंक्रीज करेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई भी 1 नहीं है, तो ये 0 का 0 ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जितना भी सबका कंट्रीब्यूशन है उसको लिखते जाएंगे और यहाँ पे मेंटेन करते रहेंगे।
तो इस तरह से चलता रहेगा, सॉरी 0 हो जाएगा क्योंकि 4 का काउंट इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक बार आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा और 3 का काउंट नहीं है, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको अब हम लोग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये जो काउंट है इसको जानने की जरूरत नहीं है, इस काउंट को जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग को बस ये डिफरेंस जानने की जरूरत है कि यहाँ 1 से 0 हो रहा है, यहाँ 3 से 2 हो रहा है, जो कि क्यों हो रहा है, जो कि केवल फ्रीक्वेंसी पे केवल डिपेंड कर रहा है। तो उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ये जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स लाइक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करता है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया लेफ्ट हैंड साइड में, और जैसे ही मैं किसी एलिमेंट पे जा रहा हूँ, मैं उस एलिमेंट पे जो है कि अब क्योंकि किसी एलिमेंट अगर मैं हूँ तो उस एलिमेंट की तो फ्रीक्वेंसी मैं नहीं कंसीडर करूंगा, तो पहले ही उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को मैं कम कर दे रहा हूँ, और उसके बाद ये जो सम है ये लाइक मेरा एक तरह का कॉन्टिन्यूअस मेंटेनर है, मतलब जैसे ही मेरा सवेरे ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है तो ये सम बताते रहता है कि कितना चेंज हुआ इन्वर्जन्स में। और मैंने जैसा कहा कि लेफ्ट वाला जो कंट्रीब्यूशन पार्ट है उसमें एडिशन होगा उसके +1 के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और जो राइट हैंड साइड वाला है उसमें उसके इक्वल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होगा, और फिर जो सफिक्स में मैं मेंटेन कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी उसको मैं चेंज करूंगा और फिर आंसर को अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने इसको अप्रोच किया। तो अगर किसी को डाउट है या कोई दूसरा अप्रोच है तो बोल सकता है राइट नाउ। नहीं ठीक है, सही है। मैंने भी ऐसे सिमिलर तरीके से सॉल्व किया। इसमें मैंने हाँ सफिक्स लिया ना तुमने? हाँ, प्रीफिक्स और सफिक्स का फ्रीक्वेंसी काउंट। मैंने हर एक सफिक्स को चेक कर लिया कि क्योंकि हमेशा सफिक्स ही ले सकते हैं। मैंने इधर वो कार्डानेस एल्गोरिथम लगाया था, टोटल लाइक हर एक एलिमेंट का प्रॉफिट और लॉस टाइप देख के कि अगर इसको लाइक चेंज करते हैं और उसके बाद कार्डानेस एल्गोरिथम लगा के मैक्सिमम लाइक जो प्रॉफिट होगा वैसे करके देख लिया था। बट ये मैंने भी ट्राई किया था, बट ये हमेशा मेरे हिसाब से ऑप्टिमल था नहीं। तो कार्डानेस एल्गोरिथम ऑफ एन में चलेगा और बाकी का तो प्री कंप्यूटेशन है। नहीं वैसे नहीं कॉम्प्लेक्सिटी वाइज नहीं कह रहा, आई थिंक कोई एक एज केस दिखा था मेरे को। तुमने हर एक ith एलिमेंट के लिए चेक किया होगा ना कि अगर इसको मैं अपने सवेरे में लूंगा तो क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा, और उस हिसाब से तुमने एक कार्डानेस एल्गोरिथम लगाया होगा। मतलब एक वेक्टर बनाया है और उसमें लाइक एक मैप में रख के चेक करता है कि उसके लिए कितना इन्वर्जन्स हो रहा है और उसको अगर चेंज किया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। कि सपोज उसको चेंज, जैसे पहले 2 है और बाद में एक 1 आया, तो उसको अगर +1 किया तो 2 इन्वर्जन मेरा कम हो गया, तो लाइक 2 का प्रॉफिट हुआ। वैसा सेम 2 बार किया, एक बार 0 से n और एक बार पीछे से, एक बार मतलब पीछे से 0 n-1 से 0, तो उससे लाइक एक बार प्रॉफिट आ गया और दूसरा बार लॉस आ गया। अब उसी प्रॉफिट लॉस का जो एरे होगा, मतलब एक ही वेक्टर में प्रॉफिट के टाइम प्लस किया है और दूसरा टाइम माइनस किया है, तो उसका सिर्फ कार्डानेस एल्गोरिथम मैक्सिमम सब एरे, तो लाइक कोड ज्यादा लंबा नहीं हुआ उसकी वजह से। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। और विष्णु तुमने क्या किया था, तुमने क्या ऑब्जर्व किया था कि बस सफिक्स जो भी सवेरे वो सफिक्स ही होगा। हाँ मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि हमेशा सफिक्स ही लेना है। सफिक्स ही होना चाहिए। ये अच्छा ऑब्जर्वेशन था, ये चीज मैंने मिस कर दिया। अच्छा, इसका जरा एक्सप्लेन करना, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों सफिक्स ही होगा हमेशा, हाँ भैया। ब्रीफ में। बस मेन लॉजिक ऊपर से लॉजिक बता दो, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, बस ऊपर से ब्रीफ में बता दो। हाँ एक कैसा? सेकंड में बस क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। मतलब यही था जो प्रखर ने बोला कि मेरे जो राइट साइड वाले एलिमेंट हैं वो मुझे मतलब फर्क ही नहीं पड़ेंगे। वही था कि अगर मैं अपने आप को एक इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या हो सकता है कि जो मेरे जो लेफ्ट में मेरे से एक बड़े, जस्ट अगर मैं आई हूँ तो मेरे से i+1 वाले जितने भी एलिमेंट होंगे मेरे लेफ्ट साइड में, बस मैं उनका इन्वर्जन को खत्म कर सकता हूँ।
लेकिन जो मेरे राइट साइड में होंगे और जो मेरे से छोटे, अगर जो मेरे से राइट साइड में है और मेरे से बड़े हैं, तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और जो इक्वल है वो और जो मेरे से राइट साइड में इक्वल, हाँ, उसमें तो इस फिर केस इन्वर्जन आ जाएगा। हाँ, वही। अगर मान लीजिए कि मेरे से राइट साइड में मेरे से कोई इक्वल है, लेकिन जो मेरे से लेफ्ट साइड में जो इन्वर्जेंस है, वो उसके लिए भी तो वही इन्वर्जेंस होंगे ना भैया। मतलब अगर वो मेरे से इक्वल है या मेरे से छोटा है, तो जो इन्वर्जेंस मेरे लिए एग्जिस्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, वही सेम इन्वर्जेंस उसके लिए भी एग्जिस्ट करेंगे। तो उसको लेना ज़्यादा लेफ्ट बेनिफिशियल साइड। होगा। अच्छा, तो मतलब उसको लेना, मतलब ठीक है, मतलब सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है, उसके राइट साइड में उसके इक्वल एलिमेंट है, उसका इक्वल एलिमेंट है, तो तुम बोल रहे हो कि उस राइट साइड हाँ, में जो इक्वल एलिमेंट है हाँ। उसको भी लेना ऑप्टिमल है, उसको भी लेना चाहिए, है ना? नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि उसको ले लिया और इसको छोड़ दिया। मतलब राइट वाले को ले लिया, लेफ्ट वाले को छोड़ दिया, तो वो ज़्यादा लेकिन बेटर दोनों आंसर में दे से किसी सकता एक है। को लेना ही पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को लेना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि मैं इतना ले रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा आंसर दे रहा है, इतना लेने से। हाँ, अगर दोनों इक्वल है तो, अगर 1-1 है। तो मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ, वही। इसका ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट एक बहुत ही अच्छा, और वो अभी मैं याद दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा था। ठीक है भैया, नेक्स्ट वाले में मूव कर जाते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? कैंडीज। अच्छा भैया मैं करता हूँ। कैंडीज नहीं, रुको। डिस्टिंक्ट, ये वाला मिनिमल इन्वर्जन्स क्या ना, हमने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। हाँ अभी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। हाँ, प्रखर डिस्टिंक्ट वैल्यूज भी कर दो इसको। या ओके भैया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। या इज इट विजिबल? विजिबल है। या सो डिस्टिंक्ट वैल्यू क्वेश्चन था। इसमें लाइक करना क्या है कि जितने भी सब एरेज हैं गिवन अरे में, उन सब पे ट्रैवर्स करना है, और उस सब एरे के जो फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है और जो सेकंड ग्रेटर एलिमेंट है, उनके डिफरेंसेस को इसी सेट में स्टोर करते जाना है, और फिर मतलब उस सेट के साइज को रिटर्न कर देना है। या सिंपली कहूँ तो यूनिक जो डिफरेंसेस होंगे उनको, उनका जो काउंट होगा उसको रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहले तो इसमें सेगमेंट ट्री लगाया था, फिर से टीएलई आ गया, फिर अप्रोच चेंज किया, और फिर ये अप्रोच था। ये लाइक मोर लाइक इंट्यूशनल अप्रोच है, आई डोंट हैव अ प्रूफ। इसमें लाइक करना क्या था कि हम लोग जो है कि हर एलिमेंट पे जाएंगे और ट्रैवर्स उसको अज्यूम करेंगे कि ये हम लोग का सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट है किसी भी सब एरे का, और फिर उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में जितने भी फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स हैं उस पे हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, ऐसा कुछ था। तो मैंने किया क्या, पहले अरे का इनपुट लिया, फिर उस अरे के लिए, अरे के सारे एलिमेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ग्रेटर और प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है उनको पॉपुलेट कर लिया किसी दूसरे अरे में, जो कि इसका स्टैंडर्ड कोड है। और फिर उसके बाद मेन पार्ट आ गया, एक सेट लिया, ये सेट वही डिफरेंस वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और एक विजिटेड अरे बना लिया। विजिटेड अरे क्या करेगा बताता हूँ। तो सबसे पहले इस जो अरे है हम लोग का एर, उसके ऊपर ट्रैवर्सल स्टार्ट किया। अगर ये एलिमेंट ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको कंटिन्यू किया, फिर आगे बढ़े। अब ये मेन पार्ट है। इसमें लाइक किया क्या कि अगर मैं ith इंडेक्स पर हूँ, तो मैं अपने इस ऊपर इस ith एलिमेंट का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा उसको चेक करूंगा, और वो अगर n आ रहा है, मतलब कोई उससे ग्रेटर है ही नहीं, तो मैं ब्रेक कर दूंगा ऑफ कोर्स। लेकिन अगर नहीं, उससे ग्रेटर है, एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं उसके डिफरेंस को सेट में डाल दूंगा, और फिर ये जो
वो जो मैंने जिस एलिमेंट को सेकंड ग्रेटेस्ट अज्यूम किया था उसको छोड़ के मैं जो अभी मुझे फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिला है उसको मैं मानने लगूंगा कि ये मेरा चलो सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ने लग जाऊंगा। तो इस तरह से एक तरह का लाइक जंप हो रहा है अरे के अंदर, लेफ्ट टू राइट जंप हो रहा है। तो इस तरह से बस सिंपली यही अप्रोच था इसमें। और फिर जब लेफ्ट टू राइट करने के बाद इसको मैं राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ कि अगर अज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो बाईं ओर है तब क्या होगा, तो उसको करने के लिए मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ। और अगर फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है राइट साइड में है तो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। और दोनों में ट्रेवर्सल करने के बाद सेम तरीके से सेट का साइज रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये ऐसा अप्रोच था। ठीक है, इसका मैं प्रूफ बताता हूँ। इसका प्रूफ क्या है? हाँ भैया। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। तो पहले तो इसको ये सोचो, इसको ब्रूट फोर्स तरीके से कैसे करेंगे। एरे दिया गया है, सारे सब एरेज को चेक करना है। सारे सब एरेज में से जो भी दो ग्रेटेस्ट और सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसका डिफरेंस लेना है। ठीक है, ब्रूट फोर्स तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो लूप लगा सकते हैं। ठीक है, एक सिंपली दो लूप लगा सकते हैं, लूप आई, लूप के। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आई से जे के बीच में जो भी सब एरे है उसका डिफरेंस, ग्रेटेस्ट एलिमेंट का डिफरेंस देख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि ए आई जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ये मानते हैं, और ए जे जो है वो हमारा सेकेंड ग्रेटेस्ट है, ऐसा मानते हैं। या फिर ये भी मान सकते हैं कि ऐसा कि ए आई ग्रेटेस्ट है, ए जे सेकेंड ग्रेटेस्ट है। तो ये मान के चलते कि ए आई और ए जे यही दोनों दो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे होंगे। ठीक है, तो सारे ए आई और ए जे के ऊपर हम लोग सारे ए आई और ए जे के ऊपर हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये ए आई ग्रेटेस्ट या सेकंड ग्रेटेस्ट हो सकता है, क्या ये जो ए जे है दूसरा वो ग्रेटेस्ट या सेकंड ग्रेटेस्ट हो सकता है। अगर ये दोनों ग्रेटेस्ट और सेकंड ग्रेटेस्ट के पेयर बन सकते हैं किसी भी सब एरे में, तो हमें तो सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। तो हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं और डिफरेंस एक सेट में डाल सकते हैं, सेट एस, और एस में डिफरेंस डाल सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिगो एन स्क्वायर टाइप का कुछ हो जाएगा, एन स्क्वायर, और क्योंकि एस सेट में इंसर्शन भी कर रहे हो तो एन स्क्वायर के साथ एक लॉग एन का भी फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज हमें करना है। पहली चीज तो ये कि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने डिफरेंसेस पॉसिबल है, टोटल n स्क्वायर डिफरेंसेस पॉसिबल है। तो सेट का साइज तो बहुत ज्यादा हो सकता है, सेट का साइज n स्क्वायर तक जा सकता है, और n अप टू 10 टू द पावर 5, तो सेट का साइज तो 10 टू द पावर 10 तक जा सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो क्या सेट में सारे डिफरेंसेस डालना सही रहेगा? हाँ, अब देखो जो कितने यूनिक डिफरेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं वो पता लगाते हैं। तो सिर्फ रूट n यूनिक डिफरेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं। इसका प्रूफ बताता हूँ कैसे। सपोज हमें 1 भी एज अ डिफरेंस चाहिए, 2 भी एज अ डिफरेंस चाहिए। हमें चाहिए कि दो नंबर्स हो, ग्रेटेस्ट और सेकंड ग्रेटेस्ट, उनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए। फिर दो और ऐसे नंबर्स हो जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो जाए, फिर दो और ऐसे नंबर्स हो जिनके बीच का डिफरेंस 3 हो जाए। ठीक है, ये ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो हम पहले एलिमेंट को 1 मान सकते हैं, दूसरे एलिमेंट को 2, उनके बीच का डिफरेंस 1 हो गया। तीसरे एलिमेंट को 4 मान सकते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 हो जाएगा। चौथे एलिमेंट को फिर हमें 7 मानना होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस 3 होगा। तो कुछ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, ये दोनों 2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। 2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, 1 और 2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। 2 और 2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, 3 और 3 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो क्या सेट में सारे डिफरेंसेस पॉसिबल हैं?
इस तरीके से अगर हम जाएंगे 7 है, फिर अगर हमें 4 का डिफरेंस चाहिए तो 7 + 4 करके नेक्स्ट एलिमेंट 11 मिल जाएगा। तो ऐसे अगर करोगे तो ये जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जो भी एलिमेंट मिलेगा हमें वो डिफरेंस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम देख रहोगे एलिमेंट जो है वो डिफरेंस के समेशन के बराबर है, ठीक है। जैसे ये 1 था तो 1 का समेशन, ठीक है, 4 आ गया, 3, फिर इसमें ऐड किया 3, फिर 4 किया, तो डिफरेंसेस का सम हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि डिफरेंसेस, ये जो अगर हमें डी यूनिक डिफरेंसेस चाहिए, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो कम से कम डी स्क्वायर जितना होगा, ठीक है। तो इसका और मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम एलिमेंट जो है ai जो मैक्सिमम वैल्यू है वो m तक जा सकता है, ठीक है। m और n दोनों 10⁵ तक है। तो इसका मतलब कि जो d जो है वो √m तक ही जा सकता है। √m इतने यूनिक d पॉसिबल है, ठीक है। तो √m यूनिक d पॉसिबल है। तो अब हमें इस बात की श्योरिटी मिल गई, √m और m कहाँ तक है? m जो है वो 10⁵ तक है। तो इतने यूनिक डिफरेंसेस पॉसिबल है, ठीक है। इस चीज की अब हमें श्योरिटी मिल गई। तो यानी कि सेट में हम सारे डिफरेंसेस को स्टोर कर सकते हैं। सेट का साइज कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हमें इसको ऑप्टिमली करना है। 2 लूप लगा रहे हैं, इसको देखते हैं कैसे ऑप्टिमली कर सके। तो अब देखो ai और aj, हमने मान लिया कि a और aj जो है वो दोनों ग्रेटेस्ट और सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। ai भी ग्रेटेस्ट हो सकता है, aj सेकंड ग्रेटेस्ट हो सकता है, या उसका ऑपोजिट भी हो सकता है, ai सेकंड ग्रेटेस्ट हो गया, aj फर्स्ट ग्रेटेस्ट हो गया। लेकिन ai और aj ही 2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स है। तो इनके बीच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इन दोनों से छोटे होने चाहिए। तो अगर ai से aj के बीच में सारे एलिमेंट्स छोटे हैं, ai सपोज यहाँ पे ai + 1 है, फिर ai + 2 है, फिर कुछ एलिमेंट्स है, फिर aj है, तो ये दोनों जो हैं वो ai और aj से छोटे हैं। इसका मतलब aj क्या है? aj ai का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। aj इज नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ ai। समझ आया? क्योंकि अगर aj ai का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा तो aj से पहले कोई एलिमेंट होगा जो ai से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो aj तो फिर सेकंड ग्रेटेस्ट या फर्स्ट ग्रेटेस्ट बन ही नहीं पाएगा। जो बीच में जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट या सेकंड ग्रेटेस्ट बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ai और aj यही दोनों फर्स्ट और सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो, इसीलिए ai का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही हमेशा लेना होगा। तो इसीलिए तुमने जैसे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का तुमने स्टैक यूज किया, पता लगा लिया, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ हम नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट पे लूप कर सकते हैं। यहाँ पे जे पे लूप करने की जगह हम लूप कर सकते हैं नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट पे। ठीक है, इसके ऊपर लूप कर सकते हैं, दैट इज जे, ठीक है। इसके ऊपर लूप कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो सेकेंड वाला जो लूप है, तो इस तरीके से ये जो भी लूप, तो इससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। पहले ये पूरा बिगो n टाइम्स चल रहा था, अब ये बिगो n टाइम्स नहीं चलेगा। अब बोल सकते हो कि ओवरऑल ये जो दोनों लूप्स है ये मिला के कुछ n बिगो n टाइम्स तक ही चलेगा, आई गेस, ठीक है। उसके बाद ये जो और जब भी लूप कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा तुम अब ऐसा ये जो लूप है ये फॉरवर्ड भी कर सकते हो, और तुमने बैकवर्ड भी किया था, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, या फिर बस एक ही बार लूप करके भी सॉल्व किया जा सकता है। 2 बार लूप करने की जरूरत नहीं। वो कैसे दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। ये नहीं था,
तो इसमें हम क्या मान रहे हैं, इसमें हम मान रहे हैं कि i 0 n माइनस 1 ठीक है, फिर i का ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब i का क्योंकि हम नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले रहे हैं, तो aj जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, वो फर्स्ट ग्रेटेस्ट होगा, और ai जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो हमने पहले ही फिक्स कर दिया कि ai फर्स्ट ग्रेटेस्ट है, ये सेकंड ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो इससे बस एक बार ही लूप करने से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब फिर हम एब्सोल्यूट डालेंगे aj माइनस ai का, और ठीक है, तो बस इतना ही था। तो बस इसमें दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी। पहली चीज़ की जो यूनिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो यूनिक डिफरेंसेस जो भी जितना भी मैक्सिमम ai का वैल्यू हो सकता है, उसके रूट टाइम्स ही हो सकता है। सो रूट m इतने यूनिक d वैल्यूज डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक चीज़ ये ऑब्जर्व करनी थी। दूसरी चीज़ ये ऑब्जर्व करनी थी कि नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट पे लूप करने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो किसी को कुछ है डाउट इसमें? तो ठीक है, तो प्रूफ समझ में आ गया, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। हाँ भैया स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। हाँ, तो हम लोग को इधर क्वेश्चन में बताया कि शेफ हम लोग को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैंडीज दिए हुए हैं सेल करने के लिए, और कुछ कस्टमर्स हैं, एंड कस्टमर्स हैं, और एक कस्टमर का लाइक बजट रहता है कि वो होता है AI रुपीस, और AI हमेशा 1 से M लिख के M के बीच में आता है। तो ये कंडीशन एक लाइक यूजफुल कंडीशन है बाद में। और बोला है कि हम लोग को कोई प्राइस P सेट करना है जिससे हम लोग कैंडी सेल करेंगे, और वो P का साइज 1 से M के बीच में होगा। और अगर कोई आयत कस्टमर उसको लाइक इतना कैंडीज खरीदेगा, वो होगा AI डिवाइडेड बाई P उसका फ्लोर। तो इसमें हम लोग को बस बोलना है कि फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस यू कैन गेट, और बोनस का होता है कि नंबर ऑफ कैंडीज कितना सेल हुआ है, और वो सीपी बोले तो लाइक एक एरे दिया हुआ है M साइज का, जिसमें हम लोग को बोला है कि C1 C2 CM और A1 A2 AM, ये हो गया कस्टमर्स बजट, और ये हो गया कि बोनस यू गेट पर कैंडी इफ यू सेल द प्राइस एट आई मतलब अगर 1 प्राइस से सेट किया, 2 प्राइस से सेट किया, और M प्राइस से सेट किया। अभी इधर एक क्वेश्चन में एक स्पेशल बात था कि AI M के बीच में रहेगा, तो इसका हम लोग हेल्प ले सकते हैं। कैसे कि जब ये पहले क्वेश्चन पढ़ा था, तो मतलब जैसे ये टेस्ट केस लाइक 5 6 3 1 4 1 5 और 1 4 5 5 8 और 99। अभी बात है कि अगर सपोज ये 1 2 3 4 5 6, अगर मैंने इसको 1 लाइक सपोज ये वाला प्राइस से मैंने सेल किया, लाइक बोनस 1 होगा और प्राइस 1 से सेल किया, तो लाइक 3 डिवाइडेड बाय 1 1 डिवाइडेड बाय 1 4 डिवाइडेड बाय 1 1 डिवाइडेड बाय 1 और 5 डिवाइडेड बाय 1, तो लाइक टोटल 14 कैंडी सेल होगा, और उसके साथ मुझे मिलेगा 1 रुपीज, मतलब 1 रुपी, तो मेरा हुआ 14 बोनस। अगर मैंने इसमें सेल किया लाइक 4 के हिसाब से, देन और प्राइस 2 से सेल किया, तो लाइक इसको मिलेगा एक कैंडी मिलेगा, इसको 0 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, और इसको 0 मिलेगा, और इसको भी 2 मिलेगा। तो इधर 5 हुआ, तो लाइक 5 इंटू इधर बोला है 4, तो 20। तो और जैसे ऐसे करते चले जाएंगे। तो जब क्वेश्चन में पहली बार लिखा था, तो इनिशियली बताया था कि 0 कब हो रहा है, जब भी हम डिवाइड करेंगे कुछ नंबर से जो लाइक बड़ा होगा AI से, तो उसमें 0 आ जाएगा। तो जैसे कि 1 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, तो इसका और इसका वैल्यू मेरे लिए लाइक मतलब बेकार है, कोई फायदा है नहीं। तो हम लोग का इन वैल्यूज के ऊपर एक डिपेंडेंसी आता है, और बिकॉज ये वैल्यूज M के बीच में रहेंगे, तो हम लोग एक काउंट रख सकते हैं कि कौन सा वैल्यूज मेरे पास है। और बिकॉज कुछ ऑर्डर हम लोग को लाइक इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम लोग एक काउंट रख दे सकते हैं कि 1 कितना सारा है, 2 है, 3 कितना सारा है, 1 है, 4 कितना सारा है, 1 है, 5 कितना सारा है, 1 है। और इससे हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि सपोज मैंने 1 में सेल किया, तो लाइक
मेरे को ये पूरा एरे का देखना होगा बिकॉज ये पूरा ही लाइक इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर सपोज मैंने 2 प्राइसेस किया तो मेरे को इतना एरे से ही फर्क है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी और एक लॉजिक जो बिल्ड होता है कि सपोज लाइक ऐसा है कि मेरा ये तो फर्क पड़ता है 2 के लिए, सपोज मतलब प्राइस 2 के लिए सेल कर रहे हैं। और ये चीज आता है कि अगर मैंने इसको अच्छे से पूरा करके लिखा, लाइक एक सेकंड, मैंने इधर बोला है कि 1 2 3 4 5 और मेरा एम 6 है तो मेरा 6 साइज का होगा। तो मेरा 1 इधर है और 2 इधर है मेरे पास 0, 3 इधर है मेरा 1, 4 है मेरे पास 1, 5 है मेरे पास 1, 6 है मेरे पास 0। तो इधर और एक चीज नोटिस करने के लिए है कि लाइक अगर मैंने 2 साइज का लिया, सपोज 2 प्राइस से सेल कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा होगा कि सपोज 0 का 0 एक पकड़ लेते हैं, इसको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा ये 0 देगा, इसको मैंने अगर 2 से डिवाइड किया तो ये मेरा 1 ही देगा, इसको मैंने अगर 2 से डिवाइड किया तो लाइक ये 2 ही देगा, और सिमिलरली इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो ये 3 देगा। तो मेरा ये ऐसा टाइप का है, और 0 से 0 देगा, 1 से 2 देगा। तो ये जो चीज है, और अगर सपोज मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा सिमिलर चीज होगा कि ये पूरा मेरे को 0 देगा, ये पूरा मेरे को 1 देगा, ये पूरा मेरे को 2 देगा। तो ये जो मतलब मैटर नहीं करता। तो हम लोग को क्या चाहिए कि बेसिकली इस रेंज में कितना वैल्यूज एग्जिस्ट करता है। जैसे इधर अगर कितना वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहा है 1 2 3, तो अगर इधर 3 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि हम लोग का मतलब कितना एक कॉइन मिलेगा बेसिकली। तो जैसे इधर अगर 1 1 1 है, अभी तो हम लोग को पता है कि 3 हम लोग के पास ये कैंडीज है 3 कैंडीज है, और इससे मेरे को लाइक 1 करके मिलेगा। तो हम लोग को पता है कि ऐसा कुछ एक मतलब वैल्यू रहेगा। तो जैसे मैं अगर दिखाऊं लाइक ये वाला टेस्ट केस अच्छे से, तो इसका मैंने पहले क्या किया, एक प्रीफिक्स सम जैसा स्टोर किया है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा मेरे पास वैल्यूज है 6, और इन लोग का वैल्यूज है मेरे पास 2 0 1 1 1 0। इसका मैंने एक प्रीफिक्स सम टाइप का लिया है, तो वो होगा 0, पीछे से प्रीफिक्स सम लिया है। तो पहले बेसिकली नॉर्मल 0 0 0 के बाद 1 1 2 3 3 5, और एक इधर और एक 5 लेगा। मतलब इस प्रीफिक्स सम से अभी हमको चेक करना है। सपोज हम लोग का पहला वाला लेंगे, मतलब सिर्फ प्राइस 1 से सेल करेंगे, मतलब ये 1 से। तो हम लोग का मैटर क्या रहता है, ये 1 को देखना है, 2 का देखना है, 3 का देखना है, 4 का देखना है, 5 का देखना है, 6 का देखना है। और 1 2 3 4 5 6 का ऐसे देखना है कि जैसे 1 का अगर 2 कैंडीज है मेरे पास तो लाइक मेरा दोनों ऐड होगा। 3 का अगर मेरे पास एक कैंडी है तो मतलब मेरे पास 3 ऐड होगा। 4 का मेरे पास एक कैंडी है तो मेरे पास 4 ऐड होगा। 5 का मेरे पास एक कैंडी है तो मेरे पास 5 ऐड होगा। 6 0 है तो 0 रहेगा। तो ये मेरा हो गया 2 3 5 4 4 14। इसका मतलब मेरा 14 कैंडी सेल हो रहा है, और 14 कैंडी सेल हो रहा है उसके साथ मेरा मल्टीप्लाई होगा 1, बिकॉज मेरे को अगर लाइक इंडेक्स 1 में है ये, तो सीपी का C1 का वैल्यू 1 है, तो मेरे पास इधर बोनस आ रहा है 1। लेकिन सपोज मेरा ये सेम चीज हम लोग 2 के लिए देखते हैं। 2 के लिए देखने से क्या होगा, जैसे मेरा मैटर जो करेगा, सपोज इधर एक 0 डाल देते हैं हम लोग, मेरा 0 1 एक सेट में आ जाएगा, 2 3 एक सेट में आ जाएगा, 4 5 एक सेट में आ जाएगा, 6 एक सेट में आएगा। ठीक है। तो इसको एक सेकंड इसको नीचे कर लेते हैं। तो मेरा ये दो दो के सेट बन गया, और सेट बनने की वजह से बिकॉज हम लोग प्रीफिक्स सम यूज कर रहे हैं, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडीज लाइक कोई भी एक सेट में कितना है। हम लोग का बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कैंडीज जितना भी है, जैसे सपोज इस सेट में 0 1 सिर्फ एक कैंडी है, और ऐसा सेट बन गया। इसमें सिर्फ एक कैंडी है, और इसको अगर हम लोग को पता है कि अगर डिवाइड बाई 2 किए तो मेरा 1 आएगा। तो हम लोग को पता है कि लाइक टोटल नंबर ऑफ कैंडीज इधर से 1 सेल हो रहा है। इधर हम लोग को इजीली निकाल सकते हैं प्रीफिक्स सम से कि कितना कैंडीज है, 2 कैंडीज है। सो बेसिकली 2 कैंडीज है, और हम लोग को ये भी पता है कि अगर ये 2 सेल हो रहा है तो टोटल हम लोग का प्रॉफिट आएगा 2 सॉरी 4। तो ये 1 + 4 हो गया 5। लाइक टोटल नंबर ऑफ कैंडी कितना सेल हो रहा है, बिकॉज ये 4 और 5 है, इन लोग को अगर 2 से डिवाइड किया तो दोनों का 2 आएगा। तो 2 आया, 2 आया, ये हम लोग प्रीफिक्स सम से चेक करें, और 2 1 + 4 5। तो टोटल 5 कैंडी सेल हो रहा है, और उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सीपी कुछ था ना था 4 था आई गेस, हाँ 4 था। तो 5 × 4 ये 20 हो गया।
सेम चीज अगर ये 2 के लिए जैसे हम लोगों ने देखा, सिमिलरली 3 के लिए देगा। तो जैसे सीव में एक अप्रोच चलता है कि ऐसे लाइक बढ़ते जाते हैं एक फॉर लूप के अंदर, और वो उसका कॉम्प्लेक्सिटी कुछ n log n के आसपास जाता है। तो ये भी ऑलमोस्ट उसी लॉजिक से है। तो 3 के लिए ऐसा कुछ एक होगा, ऐसा कुछ एक होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि इस टोटल रेंज में मेरा टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितना है, 2 है। इस टोटल बाद में इस टोटल रेंज में मेरा टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितना है, 3 है। और इसमें 0 है। इसमें अगर 2 है, इधर से हम लोग कितना कैंडीज सेल हो रहा है, जैसे 0 और 1 है, कितना 2 कैंडीज ना, तो इसका मेरा वैल्यू 0 आएगा। लाइक इस मतलब कैंडीज कितना सेल हो रहा है इस रेंज से, इस रेंज से मेरा 1 आएगा, इस रेंज से मेरा 2 आएगा। लेकिन बिकॉज इधर 0 है तो कोई फायदा है नहीं, और इसमें 3 कैंडी सेल हो रहा है और 1 का हो रहा है, तो मतलब 3 into 1। और उसके साथ हम लोग का जो इनिशियली लाइक जो कॉइन्स का जो वैल्यू था 5, तो 3 into 1 into 5, तो वो हो गया 15। तो ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोग जस्ट एक फॉर लूप चलाएंगे, वो चेक करेंगे कि हम लोग कितना मतलब साइज का हम लोग ले रहे हैं। बेसिकली ये जैसे 1 साइज का था, 1 1 1 चला, बाद में 2 2 2 चला, 3 3 3 चला। तो बेसिकली हम लोग यही एक आइटरेट करेंगे। इसका कोड कुछ ऐसा है। इनिशियली हम लोगों ने एक काउंट एरे स्टोर किया, जिसमें हम लोग बेसिकली स्टोर कर रहे हैं कि ए ऑफ आई का लाइक कितना ए ऑफ आई है। तो बेसिकली हम लोग का ये जो वेक्टर हो गया, लाइक इंडेक्स 1 का 2 2 का 0 3 का 1 4 का 1 5 का 1 6 का 0, वो बेसिकली स्टोर किया। एक प्रीफिक्स हम स्टोर किया, जो बेसिकली मेरा ये वैल्यू है 5 3 3 3। कितना कैंडीज उस रेंज में, वो निकालने के लिए इजी हो जाता है प्रीफिक्स सम से। और बाद में ये वाला प्रीफिक्स सम कैलकुलेशन वाला पार्ट, प्रीफिक्स सम मेरा 1 बिट्स है, मतलब 1 के लिए 5 है, 2 के लिए 3 है। लाइक ऐसे सोच सकते हैं कि इनिशियली ये वाला 0 इधर से विन करता है, 0 इतना, इसमें भी 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 5 और इसमें भी 5। तो एक पीछे से है, तो इसीलिए लाइक PS1 बेस्ड एक इनिशियली एक आंसर डिफाइन कर माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और 0 से हम लोग आइटरेट करेंगे, और इंडेक्स i+1, बिकॉज हम लोग का जो वैल्यूज है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है 6 तक, m का जो वैल्यूज होगा, तो हम लोग i+1 पे लेंगे। और ये फिर से आइटरेट करेंगे j इक्वल i+1, बेसिकली इंडेक्स j लेस देन m+2, बिकॉज प्रीफिक्स का लाइक बाहर नहीं जाना चाहिए। और j एक्चुअली ये पूरा चाहिए भी नहीं, j लेस देन m+2, उसके पहले ही ये j प्लस ind ये वाला कंडीशन काम करेगा। और j प्लस इक्वल टू ind, इसका मतलब आता है कि जैसे इधर वाला है, हाँ 0 1 2 3 4 5 6, तो इधर सपोज 2 का ले रहे हैं, तो हम लोग को रिपीट नहीं करना है। सपोज मैंने इधर से इधर लिया, तो हम लोग को रिपीट करके फिर से इधर ये वाला नहीं करना है, हम लोग को सीधा आगे चले जाना है, ऐसा 2 ऐसा। तो ये जैसे जैसे हम लोग का वो एक चीज था कि n/1 प्लस n/2 प्लस n/3 प्लस n/4, ये वाला ऑलमोस्ट log n का अप्रोक्सीमेटली आता है। तो ये चीज हम लोग इधर कर रहे हैं, n log n था ये। तो वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो 0 1 2 3, बिकॉज इधर हम लोग इनिशियली लाइक इंडेक्स वाइज, जैसे इधर 0 है, तो अगर 2 साइज का ले रहे हैं तो +2, फिर 2 साइज का ले रहे हैं तो +2। ये सेम चीज प्रीफिक्स सम में कर रहे हैं, तो PS ऑफ j, मतलब बिकॉज हम लोग का सेट वाला बड़ा है, तो उससे माइनस j प्लस ind, जितना भी साइज का है, और उससे काउंट। ये काउंट क्या होता है कि अगर सपोज जैसे इधर 2 है 3 डिवाइडेड बाय 3 करते वक्त, कि हम लोग का कितना कैंडी सेल हो रहा है, लाइक जो वैल्यू लाइक अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। जैसे 0 1 2 होने से इन लोगों को 3 से डिवाइड करने से हमेशा 0 आएगा, 3 4 5 आया, इन लोगों को 3 से डिवाइड करने से हमेशा 1 आएगा। तो ये मेरा बेसिकली काउंट है। ये मैंने इनिशियली 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, और उसको बाद में काउंट प्लस प्लस करके इधर बढ़ाते जा रहे हैं। और एक वो मतलब प्रीफिक्स का ये एरे के बाहर चले जाने का चांस होता है, इसीलिए देख लिया कि j प्लस ind अगर m+2 से बड़ा हो, तो वो बेसिकली कुछ नहीं, ये वाला केस है। तो इधर ही हम लोग को m-1 में खत्म कर देना होता है, m+1 में। तो इसीलिए temp plus equal to PS of j minus PS of m+1 into count। और लास्ट में बेसिकली हम लोग का ये टेम्प बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडीज वी सेल, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, और बी ऑफ आई बेसिकली है कि वो CP का वैल्यू। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग बस मैक्स लेते चले जा रहे हैं, और यही आंसर हो गया। इतना ही था। और हाँ, इतना ही था। किसी को कुछ डाउट? ठीक है। चलो ठीक है। तो इसमें फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं।
या तो इसका मेरा थोड़ा डिफरेंट सॉल्यूशन था, मैं अपना भी सॉल्यूशन जरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। भैया तो इसमें जैसे सिद्धे तुमने किया कि आई कैंडीज हैं और पता लगा लिया कि 2i कैंडीज आई के मल्टीपल्स पे आइट्रेट किया तुमने, 2i 3i देन 4i। सो 2i से 3i के बीच में अगर अमाउंट है तो हम वो उतने नंबर के कैंडीज बना सकते हैं अगर प्राइस 2 के बराबर हो तो तुमने फिर एंड में पता लगा लिया कि काउंट कितने कैंडीज को उस प्राइस पे हम लोग बना सकते हैं और फिर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ किया। तो ठीक है, तुम सेम चीज है, बस मल्टीपल की जगह मैंने क्वेश्चन के ऊपर आइट्रेट किया। अब ये बताता हूँ कि क्वेश्चन के ऊपर कैसे आइट्रेट करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर रूट n में आइट्रेट किया जा सकता है। सपोज अमाउंट दिया हुआ है मुझे 20, ठीक है, 20 अमाउंट दिया हुआ है। तो अगर मेरे पास प्राइस हो 1, ठीक है, तो मैं कितने कैंडीज ले सकता हूँ? तो मैं 20 कैंडीज ले सकता हूँ। अगर प्राइस हो 2 तो फिर मैं 10 कैंडीज ले सकता हूँ। इस तरीके से अगर प्राइस हो 3 then I can take how many candies? I can take 6 candies. अगर प्राइस होगा 4 then I can take 5 candies. प्राइस 5 होगा then I can take 4 candies. प्राइस अगर 6 होगा then I can take 6 होगा प्राइस, then I can take 3 candies. प्राइस अगर 7 होगा then I can take 2, then also I can take कितने कैंडीज? 3 प्राइस है 6 कैंडीज, 4 कैंडीज, 5 प्राइस है then I can take 4 कैंडीज, 6 प्राइस है तो 20 by 6 3 कैंडीज, 7 प्राइस है then 20 by 7 2 कैंडीज, 8 प्राइस है then also 2 कैंडीज, 7 से लेके 10 तक अगर प्राइस होगा then I can take 2 कैंडीज, ठीक है। और अगर 11 से 20 के बीच में प्राइस होगा then I can only take 1 candy, ठीक है। तो मुझे प्राइस का रेंज पता चल गया कि किस प्राइस के रेंज में मैं कितने कैंडीज ले सकता हूँ। ये प्राइस का रेंज है और ये कैंडीज है, नंबर ऑफ कैंडीज। ठीक है, तो 20 कैंडीज, 10 कैंडीज, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या है? ये जो 20, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, इसको मैं क्वेश्चन बोल सकता हूँ, क्वेश्चन ऑफ AI बाई P, ठीक है। इसको ऐसे क्वेश्चन ऑफ 20 बोल सकता हूँ, when 20 is questioned when 20 is divided by any number, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन ऑफ 20 बोल सकता हूँ। तो अगर मुझे किसी नंबर का क्वेश्चन पता लगाना है, इफ आई हैव टू फाइंड क्वेश्चन ऑफ n, तो फिर मैं कैसे पता लगाऊंगा? 20 के क्वेश्चंस क्या क्या हैं? 20, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन पता लगाने के लिए ब्रूट फोर्स बिगो n में, लेकिन बिगो n की जगह बिगो रूट n में भी क्वेश्चन पता लगा सकते हैं। एक चीज जो है होती है कि किसी भी नंबर का n का एट मैक्स बिगो रूट n क्वेश्चन ही पॉसिबल है। अब इस प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन
ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरे प्रॉब्लम्स में भी यूज हो सकता है। तो बिग ओ रूट एन मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं और बिग ओ रूट एन में हम सारे क्वेश्चंस के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए ये कोड है। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक लूप है। लूप में ये वेक्टर में n बाय आई क्वेश्चन है वो पुश हो जाएगा और i जो है 1 से n तक आइटरेट करेंगे, लेकिन i प्लस प्लस करने की जगह i इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय i प्लस 1। अब ये जरा चेक कर लेना कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि ऐसे करने से क्यों हमेशा मुझे n बाय आई से क्वेश्चन ही मिलता है, लेकिन ये सिंपल चीज है। तो मुझे क्या होगा, अगर मैं क्वेश्चन पता लगा लूँ, मैं ये क्वेश्चन पता लगा लूँ, तो फिर मैं हर एक क्वेश्चन के लिए प्राइस का रेंज पता लगा सकता हूँ। ये क्वेश्चन का मुझे वेक्टर मिल जाएगा हर एक AI के लिए। हर एक AI के लिए ये V मुझे क्वेश्चन का वेक्टर दे देगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन के वेक्टर को लूंगा, क्वेश्चन के वेक्टर के ऊपर आइटरेट करूंगा। अब मुझे इस क्वेश्चन के लिए लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अगर 2 है तो लोएस्ट प्राइस 7 में 2 पॉसिबल है और हाईएस्ट प्राइस 10 में 2 पॉसिबल है। 7 से अगर छोटा प्राइस होगा तो मुझे 3 कैंडीज मिलेंगे, 2 से ज़्यादा। 10 प्राइस से अगर ज़्यादा प्राइस होगा तो मुझे सिर्फ 1 कैंडी मिलेगा। मुझे एग्जैक्टली 2 कैंडीज चाहिए, तो 7 से 10 के बीच में प्राइस होना चाहिए। तो फिर मैं एक प्राइस के लिए एक प्राइस का एक काउंट का वेक्टर मेंटेन कर सकता हूँ। तो प्राइस काउंट क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए क्या मुझे बताएगा कि प्राइस आई के लिए कितने टोटल कैंडीज में ले सकता हूँ। प्राइस आई के लिए टोटल कैंडीज जो मुझे मिल सकते हैं। तो अगर प्राइस का रेंज C7 से 10 तक है तो क्या करूँगा मैं, C7 से 10 तक। ठीक है, मैं +2 कर दूंगा C7 से 10 तक। तो और इसके लिए मैं क्या करूँगा, C11 से 20 तक +2 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस 11 से 20 +1 कर दूंगा, क्योंकि 7 से लेके 10 प्राइस के बीच में मैं 20 को 2 बना सकता हूँ। तो इन सारे प्राइसेस का जो काउंट है वो 2 से इंक्रीज हो जाएगा। एट दी एंड जो इन सब के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिंपली C6 प्लस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इन सब ऊपर वाले नंबर्स के लिए। तो एट दी एंड मुझे CI जो है मुझे टोटल कैंडीज बता देगा जो मैं आई प्राइस से ले सकता हूँ, और एंड में मुझे आंसर पता चलेगा BI, यानी कि जो भी बोनस दिया हुआ था, द बोनस यू गेट पर कैंडी। तो ith कैंडी के लिए कितना मुझे बोनस मिलेगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा CI से और इसका मैक्सिमम पता लगा दूंगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये n रूट n का सॉल्यूशन था और ये था क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कुछ कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स में यूज हो सकता है जो किसी दूसरे मेथड से सॉल्व ना हो, उनमें ऐसा ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करता हूँ, मैक्सिमम और सम। तो इसमें 2 एरे है A एंड B। एरे A जो है वो बेसिकली एक an array x of length n is called good if। बेसिकली अरे A जो है वो प्रीफिक्स और बता रहा है। तो AI मुझे बताएगा x1 से लेके xi तक का और वैल्यू, और BI मुझे बताएगा xi से लेके xn तक का एंड वैल्यू। तो x एक एरे है और ये एरे गुड तब कहलाएगा जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो कि उसके प्रीफिक्स और का वैल्यू AI के बराबर है और सफिक्स एंड का वैल्यू BI के बराबर है। और हमें एक ऐसा एरे x पता, अब बहुत सारे एरेज हो सकते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। हमें एक ऐसा एरे पता लगाना है
जिसका जॉर वैल्यू मैक्सिमम हो, और हमें वो मैक्सिमम जॉर वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसे और जॉर किसी भी बिटवाइज, कोई भी बिटवाइज रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो बिट बाय बिट सोचना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को भी हम बिट बाय बिट सोचते हैं, देखते हैं किसी पर्टिकुलर बिट के लिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें मैक्सिमम जॉर पता लगाना है। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट फॉर xth बिट। तो xth बिट के लिए सॉल्व करते हैं। तो ai, अब ai में a जो है कुछ a1 a2 a के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें ये भी दिया गया है कि it is guaranteed that at least one such array x exists, यानी कि एक ना एक एरे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो a और b के वैल्यूज ऐसे होंगे कि एरे एग्जिस्ट करे। सपोज a का वैल्यू ऐसा होता है, a में पहला वैल्यू होता है 101, दूसरा वैल्यू होता है 001। तो ऐसा, तो अगर ऐसे वैल्यूज होंगे तो एरे x एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि एरे x में पहले एलिमेंट तक के और में 101 था, फिर दूसरे एलिमेंट से और की वैल्यू कम नहीं हो सकती है। दूसरे एलिमेंट को और में लेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, प्रीफिक्स और की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होते रहती है। वैसे सफिक्स एंड की वैल्यू जो है वो हमेशा डिक्रीज होते रहेगी। ठीक है, तो प्रीफिक्स और में क्या होगा कि अगर कोई बिट पहले सेट था तो वो आगे के वैल्यूज के लिए सेट ही रहेगा। एक बार कोई बिट 0 से 1 बन जाएगा तो आगे 1 ही रहेगा। प्रीफिक्स और में ये होगा। तो xth बिट, लेट्स से मेरे पास 5 एलिमेंट्स है एरे ए में। पहले एलिमेंट के लिए लेट्स से कि xth बिट अनसेट था 0, दूसरे एलिमेंट के लिए भी अनसेट था, थर्ड एलिमेंट पे आके सेट हो जाता है। अगर थर्ड एलिमेंट पे सेट हो गया, आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे सेट ही रहेगा, क्योंकि और xth बिट ये पैटर्न फॉलो करेगा। पहले 0 होगा कुछ लेंथ तक, उसके बाद 1 बन जाएगा। और b के लिए इसका ऑपोजिट पैटर्न फॉलो होगा। b के लिए क्या होगा, 0 b के लिए, हाँ b के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। b के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये बिट था, ठीक है 1 था, यहाँ पे भी ये बिट 1 था, यहाँ पे आके लेट्स से ये बिट 0 हो गया। ठीक है, तो अब सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स एंड में अगर बिट 0 हो गया, एक भी बिट 0 हो गया, तो फिर आगे कोई किसी से भी एंड कर लो वो बिट 0 ही रहेगा। एक बार 0 हो जाता है तो हमेशा 0 ही रहता है। तो ये बिट एक बार 0 हो गया तो अब आगे के जितने भी सफिक्स होंगे सब में ये बिट 0 ही रहेगा। तो ए में भी, ए के भी बिट में, xth बिट में ये पैटर्न फॉलो होगा 0 देन 1, बी के भी बिट में यही पैटर्न फॉलो होगा 0 देन 1। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ बिट्स जरा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, a4 a5 a6, 7 एलिमेंट्स है मेरे पास। तो कुछ ऐसा पैटर्न है, 0 थर्ड एलिमेंट फिर 1 बना एंड देन रिमेन्स 1। ठीक है, तो a ऐसा दिखता है, b ऐसा दिखता है। तो हमारा जो x है उसमें x के बिट्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं, जो हमारा एरे है x। तो एरे में a में देखो, a में यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा।
फिलहाल सिर्फ ए को, बी को बाद में देखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7 यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही हो सकता है, यहाँ पे भी 0 ही हो सकता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर x में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 डाल देंगे तो एरे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे ए एरे x के और को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीफिक्स और को। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे 0 ही हो सकता है, यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे 0 ही हो सकता है, फिर यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 1 ही हो सकता है, तभी जो और की वैल्यू है ये थर्ड पोजीशन पे 1 होगी। उसके बाद आगे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर 0 होगा तब भी इन चारों एलिमेंट्स का जो और है वो 1 ही रहेगा, और ए में भी 1 ही है। तो ये आगे के जो 4 एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकता है। और ठीक है, तो x के हमें 3 एलिमेंट्स पता चल गए, 3 स्टार्टिंग के बिट्स पता चल गए। सिमिलरली अगर हम एरे बी को देखें, बी को राइट टू लेफ्ट देखते हैं, राइट मोस्ट बिट जो है राइट मोस्ट में 1 है, तो यहाँ पे भी 1 ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एंड की वैल्यू तभी 1 होगी। फिर सेकंड पे भी 1 है तो यहाँ पे 1 ही हो सकता है। लेट्स से यहाँ पे 0 था, ठीक है, तो ये फिर 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, अगर ये 1 था, अगर ये मैं 1 रखूंगा तो ये तीनों बिट्स 1 है, तो इन तीनों का एंड 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये 1 नहीं हो सकता, ये 0 ही होना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे है 0, उसके बाद ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये 1 होगा तो ये चारों बिट्स का एंड 0 होगा, यहाँ पे 0 है, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये 0 होगा तो इन चारों बिट्स का जो एंड है वो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 1 दोनों। तो क्या हुआ, तो हमें स्टार्टिंग के 3 बिट्स पता चल गए, एंडिंग के 3 बिट्स पता चल गए, और बीच में कुछ भी हो सकता है x। तो यही करना है, तो हमें x, तो हमें xth बिट हमें बिट बाय बिट सॉल्व करना है, और किसी भी पर्टिकुलर बिट के लिए एरे ए में देखना है कि वो बिट एरे ए को 0 1s में कन्वर्ट कर देना है। बिट अगर सेट है तो 1, अनसेट है तो 0। एरे बी को भी सिमिलरली 0 और 1s में कन्वर्ट करना है। फिर एरे एक्स में देखना है कि कहाँ कहाँ पे वो बिट सेट होगा, कहाँ पे भी अनसेट होगा, वो एरे ए और बी को देख के पता लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे पोजीशंस होंगे जहाँ पे बिट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उस पोजीशंस को लेट से एक्स से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, तो अब हमें XOR की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें पता लगाना है कि ये जो xth बिट है ये XOR वैल्यू में सेट होगा या 0, 1 होगा या 0 होगा। हम क्या चाहते हैं, हम 1 चाहते हैं, क्योंकि हमें XOR की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम चाहते हैं कि xth बिट 1 हो। ठीक है, xth बिट का जो XOR वैल्यू है वो 1 हो, ये चाहते हैं हम लोग। तो 1 कब होगा, जब ऑड नंबर ऑफ 1s होंगे x में, तो फिर 1 होगा। तो x में कितने नंबर ऑफ 1s है, तो x में 1 2 3 1s है। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ 1s है तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि ये जो बिट है वो XOR वैल्यू में हो सकता है। लेकिन सपोज इवन नंबर ऑफ 1s होता है, फिलहाल a और b को भूल जाओ, फिलहाल सपोज यहाँ पे ऐसा 1 होता, यहाँ पे भी 1 दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होता, तो अब क्या हो गया, तो अब 4 1s हो गया। क्या हम XOR के वैल्यू को 1 बना सकते हैं, 4 1s है तो 0 होना चाहिए, बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है और इस x को मैं 1 भी रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ। अगर इसको मैं 1 रख दूंगा तो मेरे पास 5 1s हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ 1s ऑड हो जाएगा, तो पॉसिबल है। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ 1s ऑड है या फिर जहाँ पे 0 1 दोनों हो सकता है,
there is any position which can have both 0 और 1, ठीक है, तो फिर XZ bit then तो फिर XZ bit will be there in the XOR value, तो फिर XZ bit XOR value में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज X नहीं होता यहाँ पे और यहाँ पे 4 1s होते हैं, तो फिर XOR वैल्यू 0 होगा, और XOR वैल्यू को हम लोग 1 में चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ वंस फिक्स है, नंबर ऑफ वंस इवन है, ठीक है। तो बस सारे बिट के लिए पता लगा लेना है कि वो XOR वैल्यू में हो सकता है या नहीं हो सकता, और आंसर में बस 2 to the power x करते ही जाना है। अगर ये बिट सेट होगा तो फिर ये आंसर में ऐड करते जाना, तो एंड में हमें मैक्सिमम XOR वैल्यू मिल जाएगा। तो इतना ही था, तो बिट बाय बिट देखना था और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो इसका कोड देखते हैं। इनपुट लेने के बाद k 2 to the power 30 तक ही जा सकता है AI, तो 30 बिट्स पे हम आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो CI AI एंड CI यानी कि ये वैल्यू, ठीक है। इफ AI एंड 1xx, तो 0 0 रख रहा हूँ, ठीक है, x को 0 0 रखूंगा जब तक a में 1 ना मिल जाए, वो चीज़ यहाँ पे किया है। सिमिलरली b में आइटरेट करूंगा और x में 1 1 रखता जाऊंगा जब तक b में 0 ना मिल जाए, वो किया यहाँ पे। फिर नंबर ऑफ वंस काउंट कर लूंगा और नंबर ऑफ ऐसे पोजीशंस जहाँ पे 0 1 दोनों हो सकता है वो काउंट करूंगा। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है या मेरे पास कोई ऐसा पोजीशन है जहाँ पे 0 1 दोनों हो सकता है, तो आंसर में ऐड करूंगा इस बिट को, अदरवाइज नहीं करूंगा। एंड में आंसर प्रिंट कर दिया। सो दैट्स इट। ओके, तो ठीक है, बस इतना ही इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो अब डिस्कशन एंड करते हैं। हाँ भाई, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।